वेलकम बैक दोस्तों। फर्स्ट पार्ट में आपने देखा कि कैसे ग्रेविक ने धोखे से मारिया का मर्डर किया और मॉस्को में बॉम्ब्स एक्सप्लोड करने के बाद वो आराम से बच निकला। सेकेंड एपिसोड शुरू होता है एक बैकग्राउंड स्टोरी से, जिसमें कैप्टन मार्वल मूवी के कुछ सीन्स दिखाए जाते हैं कि कैसे स्क्रल्स धरती पे आए और टैलोस निक फ्यूरी से मिला। कैरोल के अर्थ छोड़ने के 2 साल बाद 1997 में फ्यूरी स्क्रल्स के साथ एक मीटिंग करता है। एक स्क्रल फ्यूरी को ग्रेविक से मिलवाती है। ग्रेविक के पेरेंट्स क्री के साथ हुई लड़ाई में मारे गए थे। ग्रेविक भी अपने पेरेंट्स की तरह एक बहादुर स्क्रल था। उस दिन टैलोस सारे स्क्रल्स को फ्यूरी से मिलवाता है। फ्यूरी स्क्रल से कहता है कि अगर तुम सब अर्थ को बचाने में मेरी हेल्प करोगे तो मैं और कैरोल डैनवर्स स्क्रल्स के लिए एक होम प्लेनेट ढूंढने में मदद करेंगे। बस मेरी शर्त ये है कि तुम जो भी इंसानी रूप लो उसे बदलना मत, ताकि हमारे बीच एक भरोसा बना रहे। इसके बाद एक एक करके सारे स्क्रल्स अपने लिए एक रूप चुन लेते हैं। अब कहानी प्रेजेंट में शिफ्ट होती है। एक्सप्लोजन करने के बाद ग्रेविक और गाया वहां से निकल जाते हैं। टैलोस भी फ्यूरी को लेके वहां से निकल गया था। फ्यूरी को रशियन गवर्नमेंट के द्वारा पूरे देश में ढूंढा जा रहा है। जब 2 गार्ड्स फ्यूरी को ढूंढते हुए ट्रेन के एक कंपार्टमेंट में आते हैं तो टैलोस लड़की का भेष बना के उन्हें चकमा दे देता है। गार्ड्स के जाने के बाद फ्यूरी बाथरूम से बाहर आता है। मॉस्को में हुए एक्सप्लोजन और एजेंट मारिया के मारे जाने से फ्यूरी बहुत दुखी था। वो टैलोस को अपने बचपन की कहानी सुनाता है कि कैसे वो और उसकी मदर ट्रेन की लॉन्ग जर्नी में एक दूसरे से क्वेश्चंस पूछने का गेम खेल के टाइम पास करते थे। तो क्यों ना आज हम भी वही गेम खेलें। गेम का नाम है टेल मी समथिंग आई डोंट नो। ये फ्यूरी का क्वेश्चन पूछने का स्टाइल था और इस गेम से हमें पास्ट की कुछ बातें पता चलती हैं। जैसे टैलोस के होम प्लेनेट स्क्रॉलर्स को क्री ने डिस्ट्रॉय कर दिया था। बचे हुए स्क्रल्स प्लेनेट छोड़ के भाग गए। जब टैलोस को धरती पे पनाह मिली तो उसने स्पेस में सिग्नल भेज के बचे हुए स्क्रल्स को भी अर्थ पे बुला लिया और इस समय अर्थ पे 10 लाख से भी ज्यादा स्क्रल्स हैं। फ्यूरी ये बात सुन के बहुत नाराज होता है क्योंकि उसका मानना था कि अर्थ पे एक साथ 2 प्रजातियां नहीं रह सकती। टैलोस कहता है कि तुम स्क्रल्स को जासूस की तरह यूज कर रहे थे, तब तो तुम्हें कोई प्रॉब्लम नहीं थी। वो टैलोस से कहता है कि तुम्हें ये बात पहले बता देनी चाहिए थी। दोनों के बीच आर्ग्यूमेंट बहुत बढ़ जाता है और फ्यूरी टैलोस को ट्रेन से उतरने के लिए कह देता है। इसके बाद फ्यूरी एजेंट मारिया हिल की मदर एलिजाबेथ से मिलता है। मारिया की डेड बॉडी को पूरे सैनिक सम्मान के साथ यूएसए ले जाया जा रहा था। एलिजाबेथ के पूछने पे फ्यूरी उसे बताता है कि मॉस्को में एक मिशन के दौरान मारिया की डेथ हो गई। वो उससे कहती है कि तुम उसकी मौत को जाया मत जाने देना। उधर न्यूज में दिखाया जाता है कि मॉस्को में हुए बॉम्ब ब्लास्ट से 2000 से भी ज्यादा सिविलियंस मारे गए हैं और रशिया इस हमले के लिए यूएसए को जिम्मेदार ठहरा रहा है क्योंकि इस घटना में एक अमेरिकन सिविलियन इन्वॉल्व था जो कि एएआर ग्रुप का मेंबर है। दरअसल ये सस्पेक्ट ब्रोगॉन नाम का एक स्क्रल था। उसने अमेरिकन सिटीजन का रूप ले रखा था। दुनिया भर के बड़े नेता इस हमले की निंदा कर रहे थे। ग्रेविक गाया से कहता है कि मैं चाहता तो फ्यूरी को मार सकता था, लेकिन पहले मैं उसे बर्बाद होते देखना चाहता हूँ। फिर गाया ग्रेविक को स्क्रल्स काउंसिल की मीटिंग में लेके जाती है। यहाँ हमें दिखाया जाता है कि ब्रिटेन की पीएम, नाटो का हेड और यूएसए का सेक्रेटरी जनरल ये सब असलियत में स्क्रल्स हैं। पामेला को छोड़ के सारे इन हमलों के खिलाफ थे, लेकिन ग्रेविक ह्यूमंस के अगेंस्ट वॉर डिक्लेयर कर देता है और कहता है कि हम इंसानों को मिटा के धरती को ही अपना घर बनाएंगे। वैसे भी इंसान आपस में लड़के एक दिन खुद को खत्म कर ही देंगे। मैं बस इस प्रोसेस को तेज कर रहा हूँ। पामेला उसे स्क्रल्स का जनरल चुनती है। सर्जियो इस बात का विरोध करता है, लेकिन ग्रेविक के इन्फ्लुएंस के आगे उसकी कोई नहीं सुनता, तो मजबूर होके उसे भी ग्रेविक को अपना लीडर मानना पड़ता है। सिर्फ शायरली ग्रेविक की बात मानने से इनकार कर देती है और वहाँ से चली जाती है। बाहर आके वो टैलोस को सारी बात बताती है। टैलोस कहता है कि तुम मेरी ग्रेविक से मीटिंग करवाओ। इसके बाद जब ग्रेविक स्क्रॉल्स में आता है तो सब उसके जनरल चुने जाने को सपोर्ट करते हैं। गाया देखती है कि ग्रेविक अपने आदमी पैगोन से कुछ कह के वहाँ से चला जाता है। गाया पैगोन का पीछा करते हुए एक सीक्रेट लैब तक पहुँचती है। वहाँ कुछ साइंटिस्ट एक स्ट्रेंज डीएनए सैंपल पे काम कर रहे थे, जिसकी मदद से एक मशीन चलती थी। रोजा डॉल्टन नाम की डॉक्टर पैगोन से कहती है कि हमें हार्वेस्ट की जरूरत है। पैगोन बताता है कि हम कई लोकेशंस पे सर्च कर रहे हैं, लेकिन अभी तक हमें कोई सक्सेस नहीं मिली। इसके बाद पैगोन वहाँ से चला जाता है। दूसरा साइंटिस्ट उस मशीन को ऑन करता है और मशीन से तेज रोशनी निकलने लगती है। वो मशीन क्या काम करती है और हार्वेस्ट क्या है ये अभी दिखाया नहीं जाता। इसके बाद लंदन में एक सिक्योरिटी मीटिंग होती है जिसे यूके पीएम पामेला ने अरेंज किया था। इस मीटिंग में कई देशों के नेता आए हुए थे। कर्नल जेम्स रोडी यूएसए को रिप्रेजेंट कर रहा था। वो जेम्स से फ्यूरी और मारिया के टेरर अटैक साइट पे मौजूद होने की वजह पूछते हैं। जेम्स कहता है, हमें इस बात पे यकीन नहीं है कि पिक्चर्स में दिखाई देने वाले लोग फ्यूरी और मारिया ही हैं, और अगर वो दोनों सच में मॉस्को में मौजूद थे तो ये उनका निजी मामला है।
यूएसए की गवर्नमेंट का इससे कोई लेना देना नहीं है। यूएसए प्रेसिडेंट के खुद न आने से सारे नेता नाराज थे। पामेला प्रेसिडेंट के न आने की वजह पूछती है। जेम्स कहता है जब तक आप अमेरिका के इन्वॉल्व होने के ठोस सबूत नहीं दिखाते तब तक प्रेसिडेंट आपसे इस मामले में नहीं मिलेंगे। मीटिंग के बाद फ्यूरी जेम्स को फोन से कांटेक्ट करता है। कुछ देर बाद दोनों एक सेफ जगह पे मिलते हैं। फ्यूरी उसे बताता है कि वो और मारिया बॉम्ब ब्लास्ट को रोकने के लिए मॉस्को गए थे। वो उसे स्क्रल्स के प्लान के बारे में बताता है। जेम्स कहता है कि हमें एवेंजर्स की मदद लेनी चाहिए, लेकिन फ्यूरी ये कहते हुए मना कर देता है कि स्क्रल्स एवेंजर्स का रूप लेके उन्हें भी बदनाम कर देंगे। मैं स्क्रल्स के प्लान को फेल कर सकता हूँ, लेकिन मुझे तुम्हारी हेल्प की जरूरत है। लेकिन रॉडी मना कर देता है। इसके बाद दोनों में आर्ग्यूमेंट बढ़ता जाता है और एंड में रॉडी फ्यूरी को जॉब से फायर कर देता है। वहाँ से जाने से पहले फ्यूरी एक शानदार डायलॉग मारता है। वो कहता है, आई एम निक फ्यूरी, इवन व्हेन आई एम आउट आई एम इन। उधर सोनिया उस लोकेशन पे पहुंचती है जहां पे रशियन ऑफिसर्स बॉम्ब एक्सप्लोड करने वाले हमलावर को इंटरोगेट कर रहे थे, लेकिन वो उससे कुछ उगलवा नहीं पाए थे। सोनिया फोन पे उनकी बात एक सीनियर ऑफिसर से करवाती है। फिर सारे रशियंस कमरे से बाहर चले जाते हैं। सोनिया सबसे पहले प्रिजनर की एक फिंगर काट देती है और शरीर से अलग होते ही वो ग्रीन हो जाती है। सोनिया समझ गई थी कि वो एक स्क्रल है। उधर स्क्रॉलर्स में गाया डॉक्टर रोजा डॉल्टन के बारे में सर्च करती है। उसे कंप्यूटर पे रोजा के जमा किए हुए डिफरेंट स्पीसीज के डीएनए सैंपल मिलते हैं। तभी वहां ग्रेविक आ जाता है, लेकिन उसके देखने से पहले गाया ने स्क्रीन चेंज कर दी थी। वो गाया से कहता है कि जब तुमने पहली बार मेरा ग्रुप ज्वाइन किया था तो मुझे लगा था कि तुम टेलोस की जासूस हो। इसके बाद वो उसे बताता है कि हमारे जासूसों ने ब्रोगन की लोकेशन पता लगा ली है, हम उसे छुड़ाने जा रहे हैं, तुम भी हमारे साथ चलो। सोनिया ब्रोगन को एक इंजेक्शन लगाती है जिससे उसका खून उबलने लगता है और दर्द के आगे ब्रोगन टूट जाता है। वो ग्रेविक की लोकेशन तो नहीं बताता, लेकिन मशीन के बारे में बता देता है। ये मशीन स्क्रल्स को स्ट्रांग बनाती थी और इस मशीन को डॉल्टन कपल ने बनाया था। ग्रेविक गाया और बीटो को बाहर रुकने के लिए बोल के अपने आदमियों के साथ ब्रोगन को छुड़ाने जाता है। गोलीबारी की आवाज सुन के सोनिया उस कमरे में बने एक सीक्रेट रास्ते से बाहर चली जाती है। ग्रेविक रशियन ऑफिशियल्स को मार के ब्रोगन तक पहुंच जाता है। वो ब्रोगन से कहता है कि तुमने उन्हें क्या बताया। ब्रोगन झूठ कह देता है कि उसने कोई इन्फॉर्मेशन लीक नहीं करी। वहाँ से निकलते टाइम ग्रेविक की नजर उस हैच पे पड़ जाती है जहाँ से सोनिया भागी थी। वो समझ गया था कि कोई इस रास्ते से बाहर गया है। जब ग्रेविक अपने साथियों के साथ अंदर था तो गाया किसी को कॉल करके रशियन लैंग्वेज में बात करती है। जब सब वहाँ से निकल के सेफ हाउस पहुँचते हैं तो पुलिस पहले से ही वहाँ मौजूद थी। सब बिना रुके वहाँ से निकल जाते हैं। ये देख के ग्रेविक को लगा कि ब्रोगन ने सारी इन्फॉर्मेशन लीक कर दी है, तो ग्रेविक के इशारे पे पोगन उसे जंगल में ले जाके गोली मार देता है। इसके बाद दिखाया जाता है कि फ्यूरी शहर से दूर एक घर में जाता है जहाँ पे एक स्क्रल घर पे अकेली थी, लेकिन फ्यूरी के आते ही वो ह्यूमन फॉर्म ले लेती है। फ्यूरी को देख के वो कहती है कि तुम कुछ भूल रहे हो। इसके बाद फ्यूरी अपनी वेडिंग रिंग पहन लेता है। इसी के साथ दूसरा एपिसोड खत्म हो जाता है। तीसरे एपिसोड की स्टार्टिंग में दिखाया जाता है कि पैगन स्क्रल्स को एक मिशन पे भेजने की तैयारी कर रहा है। उनमें से एक है बीटो। वो पूछता है कि क्या हम सही कर रहे हैं। पैगन उसे समझाता है कि हमें अपने फ्यूचर को सेव करने के लिए कुछ रिस्क लेने होंगे। इसके बाद पैगन उन्हें नेवी ऑफिसर्स की फाइल देता है जिनका उन्हें रूप लेना था। ग्रेविक के कहने पे काउंसिल के मेंबर्स उससे मिलने आते हैं। वो उन्हें वही मशीन दिखाते हुए कहता है कि मेरे पास ह्यूमंस को डिस्ट्रॉय करने का प्लान है। मेरे 3 आदमी नेवी के बेस में घुस चुके हैं। वो सबमरीन में जाके एक मिसाइल छोड़ेंगे जो यूनाइटेड नेशन के प्लेन पे अटैक करेगी। इस हमले के जवाब में अर्थ के सुपर हीरोज एक्शन में आ जाएंगे। उनसे लड़ने के लिए मैंने ये मशीन बनाई है। ये मशीन हमारे डीएनए को बदल के हमें ऐसी पावर देगी कि हम शेप शिफ्टिंग के साथ साथ अपनी पावर भी बदल सकेंगे। 1 हफ्ते के अंदर पूरी दुनिया में वर्ल्ड वॉर शुरू हो जाएगा और तब मौका देख के हम सारे ह्यूमंस को डिस्ट्रॉय कर देंगे। इसके बाद कहानी शिफ्ट होती है 1998 में। फ्यूरी एक फीमेल स्क्रल वारा से मिलता है और बाद में फ्यूरी ने उसी से शादी कर ली थी। अब प्रेजेंट में वारा फ्यूरी से पूछती है कि इतने साल बाद तुम यहाँ आए हो, क्या मैं इसकी वजह जान सकती हूँ। फ्यूरी कहता है कि मैंने रिटायरमेंट ले लिया है। फिर फ्यूरी उससे पूछता है कि क्या जब मैं अर्थ पे नहीं था तो तुमने ग्रेविक से कांटेक्ट किया, क्योंकि मैं जानना चाहता हूँ कि क्या मैं अभी भी तुम पे विश्वास कर सकता हूँ। वो उसे बताती है कि जब तुम ब्लिप के बाद वापस आ गए थे तो मुझे लगा कि हमारी जिंदगी पहले जैसी नॉर्मल हो जाएगी, लेकिन तुम फिर से मुझे छोड़ के स्पेस स्टेशन चले गए और उसके बाद से मैं स्क्रल्स के साथ जुड़ गई। लेकिन वो ग्रेविक का नाम नहीं लेती। इतने
इतने में वारा के मोबाइल पे किसी की कॉल आती है। वो कॉल उठा के कहती है कि जो इन्फॉर्मेशन तुम मांग रहे हो वो मेरे पास अभी नहीं है। इसके बाद वो कॉल काट देती है। उधर ग्रेविक गाया के पास आके ब्रोगन के बारे में डिस्कस करता है। वो गाया से कहता है कि ब्रोगन को छुड़ाने के बाद किसी ने पुलिस को इन्फॉर्मेशन दी थी कि हम कहाँ जा रहे थे और इस बारे में सिर्फ मुझे, तुम्हें, पेगोन और बीटो को पता था। ब्रेगोन इस बारे में कुछ नहीं जानता था। गाया उसे गुमराह करते हुए कहती है कि शायद टॉर्चर के दौरान उसने हमारे सेफ हाउस के बारे में बता दिया होगा। ग्रेविक को गाया पे शक हो गया था। इसके बाद वो गाया से कहता है कि कल सुबह तैयार रहना, हमें अर्ली मॉर्निंग निकलना है। नेक्स्ट डे ग्रेविक गाया को बताता है कि तुम्हारे फादर टेलोस ने मुझे मिलने के लिए बुलाया है, वो तुम्हारे बारे में कुछ बात करना चाहता है। फिर ग्रेविक को एक कॉल आती है। वो फोन पे कहता है कि सब कुछ प्लान के हिसाब से चल रहा है। रात को 10 बजे यूएन का प्लेन नेपच्यून नाम की सबमरीन के रेंज में होगा। इसके बाद वो टेलोस से मिलने एक रेस्टोरेंट में चला जाता है। गाया एक मोबाइल निकाल के उस पे यूएन के प्लेन के बारे में टाइप कर देती है। रेस्टोरेंट में टेलोस ग्रेविक से कहता है तुम इनोसेंट लोगों की हत्या करना बंद कर दो। ग्रेविक कहता है कि तुम्हारी बेटी बाहर कार में बैठी है, मैं चाहूँ तो उसे कभी भी मार सकता हूँ। ये सुन के टेलोस को गुस्सा आ जाता है और वो ग्रेविक पे झपट जाता है, लेकिन वहाँ मौजूद सारे लोग स्क्रल्स थे और ग्रेविक के ही आदमी थे। सब ग्रेविक की फॉर्म ले लेते हैं। ये देख के टेलोस शांत हो जाता है। टेलोस कहता है कि तुम हमारी पूरी प्रजाति को मरवा दोगे। ग्रेविक उससे कहता है कि मैं इंसानों को धरती से मिटा दूंगा, वैसे भी इंसान एक दूसरे को मार रहे हैं। फिर यहाँ पे टेलोस कहता है कि तुम इंसानों को नहीं जानते, वो सबसे खतरनाक तब होते हैं जब कोई उनकी एग्जिस्टेंस को चैलेंज करता है। मैं इंसानों को तुम्हारे प्लान्स के बारे में बता दूंगा, वो तुम्हें और तुम्हारे साथियों को मार देंगे। तो ग्रेविक टेलोस को चिढ़ाते हुए कहता है फिर तो तुम्हारी बेटी गाया भी मेरे साथ मारी जाएगी। ये सुन के टेलोस एक चाकू ग्रेविक के हाथ में घुसा देता है और उसे धमकी देके वहाँ से चला जाता है। ग्रेविक अपने हाथ को चाकू से निकालता है, लेकिन उसका हाथ कुछ ही सेकंड्स में वैसे ही ठीक हो जाता है जैसे आयरन मैन 3 के विलन एल्ड्रिक का हो जाता था। इसका मतलब ग्रेविक ने खुद को मशीन से सुपर स्क्रल में कन्वर्ट कर लिया था। बाहर आने पे एक बूढ़ा आदमी टेलोस से टकराता है। वो टेलोस को एक मोबाइल देते हुए कहता है कि शायद ये आपका मोबाइल है। वो बूढ़ा आदमी गाया ही थी। इसके बाद फ्यूरी टेलोस से मिलने आता है। वो टेलोस को बताता है कि मुझे यूएस गवर्नमेंट में एक हाई ऑफिशियल के स्क्रल होने की लीड मिली है और वो इस टाइम लंदन में ही है। पहले टेलोस ट्रेन में फ्यूरी की कही गई बातों के लिए उसे जलील करता है, फिर दोनों वहाँ से निकल जाते हैं। टेलोस फ्यूरी को गाया से मिली इन्फॉर्मेशन देता है। फ्यूरी सोनिया को कॉल करता है क्योंकि नेपच्यून एक ब्रिटिश सबमरीन थी। सोनिया कहती है कि पहले तुम्हें मुझसे माफी मांगनी होगी क्योंकि मैंने तुम्हारा लगाया हुआ कैमरा पकड़ लिया है। फिर फ्यूरी उसे सारी बात बताता है। वो कहती है कि अभी मैं तुम्हारी हेल्प नहीं कर सकती क्योंकि कोई स्क्रल हमारे ग्रुप में भी घुस गया है और मुझे उसका पता लगाना है। लेकिन वो फ्यूरी को सबमरीन के कैप्टन का नाम और एड्रेस दे देती है। जब दोनों सोनिया के दिए हुए एड्रेस की तरफ जा रहे थे तो टेलोस कहता है कि आज तुम जो भी हो स्क्रल्स की बदौलत हो। हमने तुम्हारे लिए जासूसी की, इसलिए तुम्हें प्रमोशन मिला और तुम नंबर 1 स्पाई बन पाए। अभी दोनों बहस कर ही रहे थे कि कैप्टन रॉबर्ट का घर आ जाता है। इसके बाद दोनों अलग होकर कुछ गार्ड्स को मार के रॉबर्ट के घर में घुस जाते हैं। उधर सबमरीन अपनी पोजीशन में पहुंच चुकी थी और कुछ देर में यूएन का प्लेन उसकी रेंज में आने वाला था। सबमरीन में बैठे सैनिकों को रॉबर्ट की तरफ से अटैक करने का आदेश मिल चुका था। इस सबमरीन में पैगॉन एक नेवी ऑफिसर के फॉर्म में बैठा हुआ था ताकि उनका प्लान सक्सेसफुल हो सके। फ्यूरी को टेलोस रेडियो पे कहता है कि निक, मैंने रॉबर्ट को पकड़ लिया है, तुम 2nd फ्लोर के आखिरी कमरे में आ जाओ। फ्यूरी जब उस कमरे में घुसता है तो वो रॉबर्ट के बेटे को गन पॉइंट में अपने साथ लाया था। उसे पहले ही पता चल गया था कि रॉबर्ट ने टेलोस को पकड़ लिया है क्योंकि रेडियो पे उसने फ्यूरी को निक कहा था और टेलोस उसे कभी निक नहीं बोलता। अपने बेटे को गन पॉइंट पे देख के रॉबर्ट टेलोस को छोड़ देता है, लेकिन वो अटैक को रोकने का कोड उन्हें नहीं बताता और जब वो गाया का नाम लेता है तो गुस्से में आके टेलोस उसे गोली मार देता है। अब यूएन का प्लेन सबमरीन की रेंज में था और टेलोस के पास बस कुछ ही मिनट थे तो वो गाया को कॉल करके कहता है कि तुम असली रॉबर्ट के पास जाओ और उसकी मेमोरी से मिशन अबॉर्ट करने का कोड ढूंढ लो। ग्रेविक ने सारे इम्पोर्टेंट लोगों को अपने बेस में बंधक बना रखा था। गाया वहां जाके रॉबर्ट की मेमोरी चेक करती है। कोड मिलने पर गाया उसे टेलोस को दे देती है और समय रहते अटैक रुक जाता है। जब पैगॉन अटैक करने की जबरदस्ती करता है तो नेवी के ऑफिसर उसे अरेस्ट कर लेते हैं, लेकिन इन सब में गाया का राज खुल गया था और वो स्क्रॉलर्स से बाइक लेके भाग जाती है। कुछ दूर जाने पे ग्रेविक उसे रोक देता है और कहता है कि ये सब मेरा ही प्लान था ताकि मैं टेलोस के जासूस का पता लगा सकूं। इसके बाद वो गाया को गोली मार देता है। उधर वेरा को एक मैसेज आता है। वो एक बैंक में जाती है। वो एक सेफ डिपॉजिट को ओपन
ओपन करती है जिसमें एक गन रखी हुई थी। फिर उसे कॉल आती है। कॉल करने वाला उसे 1 घंटे के अंदर सेंट जेम्स चर्च पे मिलने के लिए बुलाता है। आवाज सुन के तो ऐसा लग रहा था कि वो कॉल कर्नल रूडी की है और फ्यूरी ने भी कहा था कि कोई स्क्रल यूएस ऑफिसर का रूप ले चुका है। अब ये बात आगे के एपिसोड्स में ही क्लियर हो पाएगी। वेरा कहती है कि मुझे ग्रेविक से बात करनी है। कॉल पे आवाज आती है कि तुम्हें मुझसे ही मिलना होगा और इसी के साथ 3rd एपिसोड खत्म हो जाता है। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अब आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में।